ये आकाशवाणी है। समाचार सेवा प्रभाग आपके लिए लाया है विशेष वर्षांत कार्यक्रम सुधारों का वर्ष 2025। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं निखिल कुमार और प्रियंका अरोड़ा। प्रस्तुति सहयोग दिया है देवेंद्र राय ने। नमस्कार श्रोताओं, साल 2025 अब अंतिम दहलीज पर है, जो ऐतिहासिक सुधारों का वर्ष रहा है। समय की धारा में ये साल महत्वपूर्ण घटनाओं, निर्णायक फैसलों और ऐतिहासिक उपलब्धियों का साक्षी बना। विभिन्न चुनौतियों के साथ साथ आतंकवाद ने भी विकसित भारत की ओर बढ़ते हमारे कदमों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत न रुका न झुका। श्रोताओं, ये साल भारत के वैश्विक मंच पर उदय का निर्णायक अध्याय भी था। पूरे आत्मविश्वास, सामर्थ्य और उत्साह के साथ भारत अडिग होकर आगे बढ़ता रहा। 2025 को याद रखा जाएगा उस वर्ष के रूप में जब भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को पुनः परिभाषित किया। इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और भू राजनीतिक बदलावों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक स्थिर तथा केंद्रीय व्यक्तित्व के रूप में उभरे। घरेलू आर्थिक नेतृत्व से लेकर विदेशों में आत्मविश्वास पूर्ण कूटनीति तक उनके कार्यों ने विशेष ध्यान और सम्मान आकर्षित किया। इन्हीं यादगार पलों को संजोते हुए हम लाए हैं विशेष वर्षांत श्रृंखला, जिसमें 2025 की प्रमुख घटनाओं पर हम नजर डालेंगे। प्रधानमंत्री ने हमेशा एक सटीक और निर्णायक नेता के रूप में देश को संभाला। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि नागरिकों पर हमलों का सामना अब केवल संयम से नहीं बल्कि त्वरित, सटीक और निर्णायक कार्रवाई से किया जाएगा। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकी हमले को हम कभी भूल नहीं सकते हैं, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई। इसने देश को झकझोर दिया था। प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से ललकारते हुए कहा था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर संचालित किया। पाकिस्तान और उसके अवैध कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए गए। इस कार्रवाई में भारतीय सेना ने आतंकवादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया और लगभग 100 आतंकवादियों को मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। श्रोताओं, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि भारतीय नागरिकों पर हमला किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस ऑपरेशन में मेड इन इंडिया हथियारों की ताकत सामने आई और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने अपनी सटीकता तथा मारक क्षमता से सबका ध्यान आकर्षित किया। इस साल भारत ने रक्षा क्षेत्र में नए शिखर भी छुए। देश की रक्षा क्षमता को नई मजबूती देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट से बनी ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को झंडी दिखाई। ये कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। वहीं नौसेना अवसंरचना को मजबूती देते हुए भारत ने 75% से अधिक स्वदेशी घटकों से बने 2 अत्याधुनिक जहाज INS हिमगिरी और INS उदयगिरी को नौसेना में शामिल किया। मेक इन इंडिया पहल से रक्षा उत्पादन 1,54,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा और भारत अब 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करता है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया भी शामिल हैं। इस वर्ष भारत के रक्षा आधुनिकीकरण में अभूतपूर्व तेजी आई। 4,30,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा सौदे मंजूर किए गए। आर्थिक क्षेत्र में जहां दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल देखा गया, वहीं भारत अपनी महत्वाकांक्षा के साथ निरंतर आगे बढ़ता रहा।
तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2025 में 8.2% की आश्चर्यजनक जीडीपी वृद्धि दर्ज की। प्रियंका, आज दुनिया के प्रमुख वित्तीय संस्थान हो, बहुपक्षीय मंच हो या रणनीतिक विश्लेषण, हर जगह भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है जो दूरदृष्टि के साथ योजना बनाता है, विशाल स्तर पर उसे धरातल पर उतारता है और उल्लेखनीय परिणाम हासिल करता है। विश्व बैंक ने भारत को लगभग सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन हासिल करने का श्रेय दिया है, जिसे दुनिया के सबसे तेज और सबसे बड़े समावेशन में गिना जा रहा है। वहीं भारत ने 2015 के बाद वैश्विक नवाचार सूचकांक में 81वें स्थान से छलांग लगाकर 38वां स्थान हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने करोड़ों लोगों को कवर करने वाले सामाजिक सुरक्षा के ऐतिहासिक विस्तार के लिए भारत को सराहा है। वहीं S&P ग्लोबल ने सशक्त आर्थिक मूल बिंदुओं का हवाला देते हुए लगभग 2 दशकों के बाद भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली के रूप में मान्यता दी है, जो वैश्विक स्तर पर ऐसे कुल लेन देन का 49% संभाल रहा है। भारत पर बढ़ता वैश्विक भरोसा वॉशिंगटन में IMF विश्व बैंक की बैठक में भी साफ झलका, जहां IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने भारत को वैश्विक विकास का प्रमुख इंजन बताया। श्रोताओं, भारत की विकास यात्रा का एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रेरक पक्ष सामने आया है। पिछले 10 वर्षों में देश ने 17 करोड़ 10 लाख से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी से सफलतापूर्वक बाहर निकालने में उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में व्यापक सुधारों के बाद भारत आज दुनिया के नए उत्पादन इंजन के रूप में अपनी पहचान मजबूती से स्थापित कर रहा है। 7.8% की विकास दर, लगातार बढ़ता प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विस्तारित होती औद्योगिक क्षमता और विश्वसनीय साझेदारों की ओर बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के बीच भारत बड़े निवेश आकर्षित कर रहा है। जी हाँ, एप्पल, सैमसंग और गूगल जैसी दिग्गज कंपनियां अब भारत को अपना विनिर्माण केंद्र बना रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 11.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। वहीं निर्यात 3,26,000 करोड़ रुपए का रहा है और भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक बन चुका है। जी हाँ निखिल, ये ऐसा वर्ष था जब भारत की आर्थिक विचारधारा ने स्पष्टता, व्यापकता और वैश्विक महत्वाकांक्षा के साथ नई दिशा ली। इस साल श्रम संहिताओं ने भारत की कार्यशैली को नया और निर्णायक आकार दिया। 29 पुराने कानूनों को 4 आधुनिक संहिताओं में समेकित कर भारत ने व्यवसायों के लिए स्पष्ट और श्रमिकों के सुरक्षित श्रम ढांचे को तैयार किया। वहीं श्रम और रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक सभी श्रमिकों के लिए यूनिवर्सल और पोर्टेबल सोशल सिक्योरिटी अकाउंट, डिजिटल सिंगल विंडो कंप्लायंस, महिला श्रम भागीदारी 35%, AI आधारित श्रम निगरानी और सुरक्षित रोजगार को बढ़ाने के उद्देश्य से नई पहल शुरू की। श्रोताओं, जन विश्वास सुधारों के तहत 200 से अधिक छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को हटाया गया तथा निरसन और संशोधन विधेयक के माध्यम से कई बड़े सुधार किए गए। इन कदमों से देश में व्यापार करने की प्रक्रिया कहीं अधिक सरल और सुगम बनी। आपको बता दें कि अब लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स को वार्षिक सामाजिक सुरक्षा सहायता मिल रही है। इन कदमों से औपचारिक कार्यबल में करीब 15% की वृद्धि की उम्मीद है। वहीं लगभग 5 करोड़ कामकाजी उम्र की महिलाओं के श्रम बल में शामिल होने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इस साल देशवासियों को कर राहत देने के लिए 22 सितंबर से GST की नई दरें लागू की गयी। मुख्य रूप से 5% और 18% के 2 स्लैब लागू किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये बदलाव भारतीय जनमानस को अधिक कर राहत देने के उद्देश्य से किया गया, जिससे तमाम आवश्यक वस्तुएं सस्ती हुईं। Citizen now has a choice to meet his aspirations and his expectations. He cannot say, look, I have the money because the income tax is reduced, but these items are
beyond my affordability. Now everything has come down. I'll give you this number which is important. 99% of all the goods and services which are touched by GST are now either in 0 or in 5 or in 18. इतना ही नहीं, इस वर्ष भारत के मध्यम वर्ग के लिए बड़ा बदलाव हुआ और पहली बार 12 लाख रुपए तक सालाना कमाने वाले व्यक्तियों पर कोई आयकर नहीं लगाया गया। इसके अलावा 2025 व्यापार सुगमता सुधारों का वर्ष भी बना। 76 उत्पादों के लिए अनिवार्य अनुपालन हटा और 200 से अधिक श्रेणियों को विनियमन मुक्त किया गया, जिससे लघु मध्यम उद्यमों तथा निर्यातकों पर बोझ कम हुआ। इससे 30 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्रोताओं, आपको बता दें कि मोदी सरकार ने बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देकर एक नया ऐतिहासिक सुधार किया। इससे अगले 5 वर्षों में 8 से 10 करोड़ नए बीमा धारक जुड़ेंगे और 8 से 12 अरब डॉलर का निवेश आएगा। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन विकसित भारत जी रामजी विधेयक पेश किया, जो ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और राम राज्य के सिद्धांतों के तहत पूर्व निर्धारित बजट पर आधारित संरचना की योजना प्रस्तुत करता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये पहल देश के श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की दिशा में शुरू की गई है। अब 125 दिन काम की गारंटी है और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है। इसमें एक विशेष प्रावधान है, प्रशासनिक व्यय 6% से बढ़ा के 9% कर दिया गया है। इस राशि से काम कराने वाले हमारे साथी पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, मैं टेक्निकल स्टाफ, उसको समय पर वेतन मिलेगा ताकि वो ठीक से काम करा सके। श्रोताओं, संसद के मॉनसून सत्र में भारत ने इतिहास रच दिया। 5 ऐतिहासिक समुद्री कानून, बिल ऑफ लैंडिंग, कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल, कोस्टल शिपिंग बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल और इंडियन पोर्ट्स बिल के माध्यम से भारत ने पुराने औपनिवेशिक कानूनों को पीछे छोड़ते हुए समुद्री प्रशासन को 21वीं सदी में प्रवेश करा दिया। इस वर्ष भारत ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए, जिसका लक्ष्य 2030 तक व्यापार को 120 अरब डॉलर तक बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि भारतीय कारोबारियों को ब्रिटेन में अब बड़ा बाजार मिलेगा। भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी होगा। श्रोताओं, भारत ने ओमान और न्यूजीलैंड के साथ भी इसी प्रकार के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनका उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करना और आपसी हितों को बढ़ावा देना है। भारत यूरोपीय संघ, मैक्सिको, इजरायल, कनाडा और जीसीसी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के उन्नत चरणों में भी है। निखिल, ये साल भारत के विकास के सफर का वह निर्णायक अध्याय बन गया जहां कई सपने पूरे हुए हैं। रेल, सड़क, विमानन, समुद्री और डिजिटल बुनियादी ढांचे के हर आयाम में इस वर्ष भारत की विकास महत्वाकांक्षाएं करोड़ों नागरिकों के लिए मूर्त वास्तविकता में बदलती दिखाई दी। श्रोताओं, आपको हम ये भी बताते हैं कि मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार 26 मई को बैराबी सेरांग रेलवे लाइन के माध्यम से राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई। 51 किलोमीटर लंबी ये नई लाइन असम सीमा के निकट बैराबी को सेरांग से जोड़ती है। रेल की बात कर रहे हैं तो हम इसका उल्लेख जरूर करेंगे कि 6 जून का दिन जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का अवसर बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब नदी पर बने भव्य रेल पुल का उद्घाटन किया और इसके साथ ही कश्मीर घाटी पहली बार वंदे भारत रेल से सीधे रेल पटरियों के जरिए देश के बाकी हिस्सों से जुड़ गई। प्रधानमंत्री ने इसे चिनाब की गहरी घाटी के ऊपर भारत की क्षमता और संकल्प का प्रतीक बताया। ये ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं है, ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है।
ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है उतना ही बुलंद हमारा हौसला है। श्रोताओं, 2025 में बिहार की पहली वंदे मेट्रो ने क्षेत्रीय संपर्क को नई गति दी। जयनगर को पटना से जोड़ने वाली ये पूरी तरह से वातानुकूलित और बिना आरक्षण वाली ट्रेन अब 5.5 घंटे में अपना सफर पूरा करती है। तमिलनाडु की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी ने नए पंबन पुल का उद्घाटन किया। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है जो तकनीक, इंजीनियरिंग और दूरदर्शिता का अद्भुत संगम है। प्रियंका, भारत की अवसंरचना उपलब्धियां अब जमीन से आगे बढ़कर आसमान और समंदर तक पहुंच चुकी हैं। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण के उद्घाटन से मुंबई के मौजूदा हवाई अड्डे पर दबाव कम हुआ है और भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन चुका है। जी हाँ, 2200 नए विमानों की तैयारी के साथ विमानन विनिर्माण को जबरदस्त रफ्तार मिली है। जहां 2014 में देश में केवल 74 हवाई अड्डे थे, वहीं 2025 तक ये संख्या बढ़कर 163 हो गई है। 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब तक सरकार का लक्ष्य देश में 350 से 400 हवाई अड्डों का निर्माण करना है। एविएशन सेक्टर कितने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन का केंद्र बनने वाला है। भारत इन सभी संभावनाओं के लिए तैयार है। मैं इसका आधार भारत में 3 मजबूत पिलर्स के कारण बता रहा हूँ। पहला, भारत के पास मार्केट है। दूसरा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए हमारे पास डेमोग्राफी और टैलेंट है। तीसरा, हमारे यहाँ इंडस्ट्री के लिए ओपन और सपोर्टिव पॉलिसी इकोसिस्टम है। ये साल भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी यात्रा में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण, परमाणु ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों तक भारत ने स्पष्ट कर दिया कि हम सिर्फ वैश्विक प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले नहीं बल्कि उन्हें आकार देने वाले भी हैं। निखिल, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार तकनीकी आत्मनिर्भरता केवल एक सपना नहीं बल्कि साकार वास्तविकता बनकर उभरी है, जो हमारी विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के साथ जुड़ी हुई है। पहली बार सेमीकंडक्टर विनिर्माण के ये संयंत्र तकनीकी आत्मनिर्भरता में भारत की उस यात्रा का आरंभ है जिससे हम अपनी 90% सेमीकंडक्टर आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने निवेश, नवाचार और घरेलू चिप निर्माण पर जोर देते हुए कहा कि ये पहल भारत के तकनीकी भविष्य की दिशा तय करेगी। भारत अब बैकएंड से निकलकर एक फुल स्टैक सेमीकंडक्टर नेशन बनने की ओर बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। इतना ही नहीं, सरकार ने विशेष रूप से 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन के लिए मई में 2 अत्याधुनिक संयंत्र नोएडा और बेंगलुरु में स्थापित किए। श्रोताओं, वोकल फॉर लोकल मंत्र के साथ आईआईटी मद्रास अपनी शक्ति पहल के तहत 7 नैनोमीटर प्रोसेसर के विकास में जुटा है। वहीं सितंबर में सेमिकॉन इंडिया 2025 के अवसर पर भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित विक्रम 32 बिट चिप प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की गई। बिल्कुल निखिल, हमारे देश ने भारत एआई मिशन के तहत 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। एआई की दौड़ में हमारा देश अब अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। इस वर्ष भारत ने राष्ट्रीय एआई अवसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार किया और 15,916 नए जीपीयू जोड़े गए। भारत का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक सेमीकंडक्टर खपत में 10% हिस्सेदारी और भारत को डिजाइन, विनिर्माण तथा नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना है। श्रोताओं, भारत ने 5 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स को मंजूरी दी, जिससे अब 6 राज्यों में 10 इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं, जिनमें करीब 1,60,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। जिस तरह देश में गगनचुंबी इमारतों के लिए इस्पात अनिवार्य है, उसी तरह से खनिज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि जनवरी में मोदी सरकार ने 16,300 करोड़ रुपए के व्यय से राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की शुरुआत की, ताकि दुर्लभ खनिजों में देश की मांग पूरी हो। देश के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हमने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी लॉन्च किया है। इसके तहत देश में अलग अलग जगह पर 1,200 से अधिक खोजी अभियान चलाए जाएंगे,
क्रिटिकल मिनरल्स को तलाशा जाएगा। श्रोताओं, भारत ने महत्वपूर्ण 227 खनिज अन्वेषण परियोजनाएं शुरू की हैं। कोबाल्ट, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप, सीसा, जस्ता सहित 12 महत्वपूर्ण खनिजों पर छूट देकर घरेलू प्रसंस्करण और पुनः चक्रण को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। 2025 में इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय पुनर्चक्रण योजना को मंजूरी दी गई। मोदी सरकार ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में अनुसंधान और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। 3 नवंबर को शुरू की गई अनुसंधान और विकास योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की निधि जारी की गई। एक नई और दूरदर्शी पहल के तहत 3 प्रमुख योजनाओं को विज्ञान धारा के अंतर्गत एकीकृत किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के शब्दों में ये कदम भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य और नवाचार नेतृत्व को वैश्विक मंच पर और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक निर्णायक प्रयास है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से बहुत विश्वास रहा है, इसीलिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम का अप्रूवल हुआ है, विज्ञान धारा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भी अब राष्ट्रीय गौरव की पहचान बन चुकी है। इसरो और नासा के संयुक्त मिशन के तहत 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह को GSLV रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। श्रोताओं, 25 जून का दिन भारत के अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर उड़ान भरकर करोड़ों देशवासियों के सपनों को पंख दे दिए। 14 दिन के प्रवास के दौरान शुभांशु ने कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए और 15 जुलाई को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस आए। शुभांशु ने भारत लौटकर इस ऐतिहासिक सफलता के बारे में अपने अनुभव और भावनाओं को साझा किया। ये जो मिशन है ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत अपनी जर्नी पे है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन की। मिशन गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और अंततः लैंडिंग ऑन मून। इस मिशन से जो कुछ भी हमें सीख प्राप्त हुई है, मुझे लगता है वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही क्रिटिकल है हमारे मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। निखिल, इसी वर्ष एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई जब इसरो ने 2 नवंबर को LVM-3M5 रॉकेट के माध्यम से CMS-03 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। लगभग 4400 किलोग्राम वजनी ये उपग्रह अब तक का भारत का सबसे भारी उपग्रह है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सफलता का सिलसिला पूरे साल चलता रहा और स्पारडेक्स मिशन के साथ भारत अंतरिक्ष डॉकिंग करने वाला चौथा देश बना। श्रोताओं, अनुमान है कि देश का अंतरिक्ष उद्योग 2033 तक 44 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर में हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया और पहले कक्षीय रॉकेट विक्रम 1 का अनावरण किया। 2025 में भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ता गया। दिसंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 शांति, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को मंजूरी दी। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये परमाणु क्षेत्र में सबसे बड़ा सुधार है। आज सारा विश्व क्लीन एनर्जी की जाने बढ़ चुका है और हमने भी अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है कि न्यूक्लियर एनर्जी 100 गीगावाट बाई 2047 और बढ़ती हुई एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त करने के लिए ये भी जरूरी है कि हम पेट्रोलियम फॉसिल पदार्थों पर अपनी निर्भरता कम करें। श्रोताओं, भारत ने 2025 में केवल आर्थिक ही नहीं सांस्कृतिक रूप से भी सफलताएं अर्जित की और आपको बता दें कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ ने वैश्विक इतिहास रच दिया। जी हाँ, 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की सहभागिता के साथ इस आयोजन ने भारत की आस्था, आध्यात्म और परंपरा को वैश्विक स्तर पर एकजुट करने की अद्वितीय क्षमता को साबित कर दिया। श्रोताओं, प्रसाद योजना के तहत प्रधानमंत्री ने पुनर्निर्मित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया। इस परियोजना ने पवित्र वास्तुकला को संजोया, तीर्थ सुविधाओं को सशक्त किया और 524 साल पुराने इस आध्यात्मिक स्थल को नई चेतना प्रदान की। 25 नवंबर को अयोध्या में एक ऐतिहासिक क्षण दर्ज हुआ। प्रधानमंत्री द्वारा श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का फहराया जाना सदियों की आस्था, मंदिर निर्माण की पूर्णता और भारत के सभ्यतागत आत्मविश्वास के पुनः
जागरण का सशक्त प्रतीक बन गया। श्रोताओं, इस वर्ष देश एक ऐतिहासिक पड़ाव का साक्षी बना जब महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूरे हुए। इसके बाद 6 नवंबर को प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव का शुभारंभ किया। इस ऐतिहासिक मौके पर श्री मोदी ने कहा, वंदे मातरम हमें इतिहास में ले जाता है, हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है और हमारे भविष्य को ये नया हौसला देता है। ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि न हो सके। भारत के लिए एक और गर्व का क्षण इस वर्ष आया। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये 17वीं से 19वीं सदी के बीच मराठा शासकों द्वारा विकसित 12 किलों का नेटवर्क है। श्रोताओं, एक ऐतिहासिक कानूनी सफलता के तहत 127 वर्षों बाद हांगकांग से भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेष भारत लौटे। साथ ही लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती भोपाल में भव्य उत्साह के साथ मनाई गई। इस साल प्रकाश का पर्व दीपावली यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुआ। एक और शानदार पहल प्रधानमंत्री ने की जब उन्होंने भारत की हस्तलिखित धरोहर के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम पहल का शुभारंभ किया। श्रोताओं, इस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस पर विशेष सिक्कों और डाक टिकटों का विमोचन किया गया। साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष 2025 वैश्विक अनिश्चितताओं और बदलते सत्ता समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उभार का भी साक्षी बना। श्री मोदी को रिकॉर्ड 29 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले और उन्होंने 4 देशों की संसदों को संबोधित किया। डोमिनिका और गयाना से लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक वैश्विक नेताओं तथा प्रभावशाली हस्तियों ने वैश्विक मामलों को आकार देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईमानदारी, दूरदर्शिता और नेतृत्व की खुलकर सराहना की। श्रोताओं, 2025 भारतीय खेलों के लिए परिवर्तन का वर्ष बन गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को रिकॉर्ड 3,794 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जो युवा प्रतिभा को अवसर और मंच देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय महिलाओं ने इस वर्ष खेल की दुनिया में अपना परचम लहराया। साउथ एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप में महिला टीम ने शीर्ष स्थान हासिल किया। शतरंज के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा जब दिव्या देशमुख ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीतकर देश का नाम रोशन किया। और श्रोताओं, 2 नवंबर को नवी मुंबई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर इतिहास रचा और पहली बार आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप अपने नाम किया। For generations of young women to follow, the new champions of the world, India. संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 2020 एशिया कप में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही आईसीसी एक दिवसीय चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत ने न्यूजीलैंड को पराजित कर चमचमाती ट्रॉफी जीती। प्रियंका, 13 से 19 जनवरी के बीच नई दिल्ली में आयोजित पहले खो खो विश्व कप में भारत ने पुरुष और महिला वर्ग में खिताब जीतकर इतिहास रचा। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को पराजित कर खिताब अपने नाम किया और विश्व कप 2026 के लिए सीधे क्वालिफाई किया। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने 23 नवंबर को सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट का पहला वर्ल्ड टूर खिताब हासिल किया। नीरज चोपड़ा ने 20 जून को पेरिस डायमंड लीग के पुरुष जेवेलियन थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं भारत में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय जेवेलिन नीरज चोपड़ा क्लासिक में भी नीरज ने इसके पहले संस्करण का खिताब अपने नाम किया। बहुत अच्छा रहा। थोड़ा प्रेशर वाला दिन था क्योंकि इतनी भीड़ थी, प्लस एक एथलीट की तरह नहीं माइंड चल रहा था और भी बहुत कुछ चल रहा दिमाग में, पर फिर भी जिस तरीके से हेडविंड थी तो मैं काफी खुश हूँ परफॉर्मेंस से। आपको ये भी बता दें कि फिल्मों की दुनिया से जुड़ा 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया गया। और श्रोताओं, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं वर्ष 2025 के अंतिम पड़ाव पर। ये साल अपने अनुभवों, उपलब्धियों और चुनौतियों के साथ इतिहास में अमिट छाप छोड़ गया। बिल्कुल निखिल, इस वर्ष कुछ घटनाओं ने हमें सावधान और संवेदनशील बनाया। हमें ये याद दिलाया कि हमें हर क्षेत्र में एकजुट तथा समर्थ रहना है। तो आइए हम इन यादगार
पलों को संजोएं और नए साल 2026 का स्वागत नई उम्मीदों, उत्साह और संकल्प के साथ करें। अनुमति दीजिए निखिल और प्रियंका को कार्यक्रम यही संपन्न करने की। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग का विशेष वर्षांत कार्यक्रम सुधारों का वर्ष 2025। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया निखिल कुमार और प्रियंका अरोड़ा ने। प्रस्तुति सहयोग था देवेंद्र राय का।